नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की काव्य यात्रा में। हम उनके दो संग्रहों महानदी और करुकाल को एक समीक्षक की नज़रों से देखेंगे। ये एक कवि के मन को समझने की कोशिश है, जहां एक नदी जिंदगी बन जाती है और दुख दुख एक महाकाव्य। चलिए शुरुआत समीक्षक डॉक्टर कल्पना दीक्षित के इस एक वाक्य से करते हैं। काव्य संग्रह महानदी अनुभूतियों का आकाश है। जरा इस पर रुककर सोचिए। ये सिर्फ कविता की किताब नहीं, बल्कि अनुभवों का एक पूरा आसमान है। और आज हम इसी विस्तार को टटोलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि और उनकी नदी की, क्योंकि किसी कवि को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि उनकी कविता की जीवनधारा कहाँ से शुरू होती है। जैसा कि समीक्षक बताती हैं, महानदी उनके लिए सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है। नहीं, ये तो एक माँ की तरह है, जीवन और साहस देने वाली। और यही प्रेरणा है जो उनके पूरे नजरिए को आकार देती है, उन्हें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देती है। और तो और विश्व हिंदी अधिष्ठान जैसे एक वैश्विक संगठन की नींव भी इसी प्रेरणा से पड़ती है। ये पंक्तियां पता है कब की हैं? 1979 की। इससे ये साफ हो जाता है कि नदी के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा और पुराना है। ये कोई आजकल का एहसास नहीं है, बल्कि एक जीवन भर का संवाद है जो चलता आ रहा है। चलिए अब आते हैं उनके पहले संग्रह महानदी पर। समीक्षक इसे एक बहुत बड़े कैनवास की तरह देखते हैं, एक ऐसा कैनवास जिस पर व्यक्तिगत रिश्तों की कोमलता भी है और समाज पर तीखी टिप्पणियां भी। सब कुछ उकेरा गया है इस पे। और इस संग्रह के विषयों का फैलाव देखिए, वाकई कमाल का है। एक तरफ वो माँ की बात करते हैं, जिन्हें वो एक सांस्कृतिक समुद्र कहते हैं, तो दूसरी तरफ देश की राजनीति पर उनकी पैनी नजर है। मतलब कवि का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो उनकी कविता में ना समाया हो। स्वाधीनता दिवस नाम की एक कविता का जिक्र आता है और इसका विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। समीक्षक बताती हैं कि कैसे कवि ने 4 अलग-अलग पीढ़ियों के नजरिए से दिखाया है कि आज़ादी का मतलब कैसे बदलता गया। अगुआ यानी पहली पीढ़ी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, से लेकर आज की किशोर पीढ़ी तक, हर किसी के लिए आज़ादी का अनुभव बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। आप जानते हैं कविता की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो एक आम से शब्द को असाधारण बना देती है। और कवि यहाँ जुगाड़ शब्द के साथ ठीक यही करते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि ये भारतीय समाज की नब्ज बन जाता है। इतना कि वो इस पर 11 कविताएं लिख डालते हैं और पूरे सामाजिक ताने बाने की चीर फाड़ कर देते हैं। देखिए, कवि जुगाड़ शब्द की परतों को कैसे खोलते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था बन जाती है। कहीं ये आगे बढ़ने का एक स्मार्ट तरीका है, तो कहीं ये गहरी असमानता का प्रतीक है। सोचिए, एक ही शब्द के कितने मारक प्रयोग हैं। अब हम दूसरे संग्रह करुकाल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। समीक्षक इसे दुख पर एक गहरा ध्यान कहते हैं, एक ऐसी गाथा जो करुणा से भरी हुई है। इस संग्रह में दुख की जैसे 2 परतें हैं। एक बाहरी परत है, महामारी का वो सार्वभौमिक दर्द जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया, और फिर एक भीतरी परत है, कवि का अपना बेहद निजी गहरा दुख जो पिता के गुजर जाने से पैदा हुआ है। ये बाहरी और भीतरी दुनिया के दर्द का एक बहुत ही मार्मिक संगम है। अपने बीमार पिता की देखभाल पर लिखी गई ये कविता की बस ये एक पंक्ति उनकी नींद जगे होने से ज्यादा डराती, ये दिल को छू जाती है। ये उस संग्रह के मूल में बसी कच्ची व्यक्तिगत भावना को दिखाती है। यहाँ एक बेटे का डर, उसकी बेबसी, सब कुछ साफ छलकता है। लेकिन कवि का दुख सिर्फ व्यक्तिगत होकर नहीं रह जाता, वो इसे एक दार्शनिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। वो इस बात पर सोचते हैं कि कैसे सबसे मुश्किल समय में भी इंसानियत को बचाए रखना सबसे जरूरी है। वो एक ऐसी सुंदर दुनिया की वकालत करते हैं जो सबके लिए हो, बराबर हो। तो फिर इन दोनों संग्रहों से क्या निष्कर्ष निकलता है? समीक्षक के अनुसार ये कविताएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये कवि की आत्मा की आवाज है। ये हमें बताती हैं कि एक कवि की असली भूमिका क्या होती है। और ये सिर्फ समीक्षक की राय नहीं है, ये तो खुद कवि का मानना है। उनके लिए कविता अभिव्यक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे सच्चा रूप है। ये वो जगह है जहाँ चेतना या भावनाएं नहीं, बल्कि सीधे आत्मा बोलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना?
और अंत में डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताएं हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। एक कवि की दुनिया में क्या आंसू और तूफान एक ही स्याही से लिखे जाते हैं? क्या एक इंसान के निजी अनुभव और दुनिया की सार्वभौमिक कला के बीच वाकई कोई फासला है, या ये दोनों हमेशा से एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं? मीनकेतन प्रधान की काव्यकृति महानदी तथा करुकाल की समीक्षा डॉक्टर कल्पना दीक्षित द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर कल्पना दीक्षित, जन्म 22 अप्रैल 1983। शिक्षा एमए, संस्कृत, इतिहास, हिंदी, एमफिल, पीएचडी। 4 पुस्तकें प्रकाशित। पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र, आलेख, समीक्षा, रचनाएं प्रकाशित। कहानियां प्रसारित। संप्रति कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निवास एवं स्वतंत्र लेखन। समीक्षा का वाचन। काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल। कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान। विश्व हिंदी अधिष्ठान, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित 2024 में। अनुभूतियों का आकाश है महानदी काव्यकृति। समीक्ष काव्य संग्रह महानदी के प्रणेता कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी अनुभूतियों के गहन गह्वर में जीवटता के वटवृक्ष का बिरवा सहेजे हैं। महानदी के तट पर जीवन की संपूर्णता को पल पल जिए जाने की सहज योग्यता मिली है। कवि की अभिव्यक्ति में जीवन का स्पंदन मुखरित है। महानदी का किनारा तटवर्तियों के लिए माँ का वो आंचल होता है जिसमें निर्भयता और साहसिकता विकसित होती है। महानदी संस्कृति की संघर्ष चेतना और जीवन की आपाधापी में लहरों के थपेड़े खाते रहने की चुनौती से कवि मीनकेतन प्रधान जी स्व की प्रतिष्ठापना का दायित्व लेते हुए विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास रायगढ़ छत्तीसगढ़ की स्थापना करते हैं। कवि की कर्मठता आत्म तक संकुचित नहीं है, अतएव इस संगठन में वैश्विक भागीदारी है। संस्था का उद्देश्य हिंदी की सामयिक चुनौतियों के निदान की संकल्पना है। इस संस्था में नामांकित सदस्यों के नाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मूर्त करते हैं। सबको जोड़ने का महनीय कार्य वर्तमान परिवेश में अकेलेपन की त्रासदी को निर्मूल करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। महानदी संग्रह की अपनी बात में कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने जो आत्मगाथा लिखी है वह जिजीविषा का महाकाव्य है। नैसर्गिक आपदाओं के समक्ष भौतिक अभाव अत्यधिक न्यून लगते हैं। उपलब्धियों की ऊब के लिए दुश्वारियों की जीवन यात्रा दवाई है। महानदी संग्रह की पहली कविता कृति के शीर्षक पर ही आधारित है। महानदी कविता में महानदी का चित्रण है। ऋतुचक्र के बदलाव का प्रभाव महानदी में भी दिखता है। कवि कच्चे घरों को आंचल में समेटने वाली महानदी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं रखते। तात्कालिक शुद्धता अत्यंत स्वाभाविक है। वे लिखते हैं, महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। पृष्ठ 27। कवि की ये कविता 1979 में लिखी गई है, जो कि 2008-2009 में महाविद्यालयीन पत्रिका प्राची स्वर्ण जयंती विशेषांक में प्रकाशित हुई। माँ शीर्षक से अभिहित 5 कविताएं हैं। माँ एक ऐसी मानवीय इकाई है जो सर्वस्व को आवृत रखती है। मातृत्व की व्यापकता का दिग्दर्शन कवि की सुकोमल भावुकता का साक्षात प्रमाण है, दृष्टव्य है। माँ नहीं समाती कहीं किसी छोर पर। पृष्ठ 30। माँ एक सांस्कृतिक समुद्र है। माटी और मौलिकता में माँ की मजबूत पकड़ है। पलायन के परिवेश में भी स्व में ही संपूर्णता सहेजने की कुशलता में माँ भारत माता बन जाती है। रही मगर वो जहाँ एक साबुत गांव रहा, जिधा गई महानदी बही, अब भी बहती माँ जैसी। पृष्ठ 33। माँ की स्मृति में ही मीनकेतन प्रधान सच्चे कवि बने हैं। माँ की स्मृतियों में विह्वल कवि अबोध बालक बनकर कारुणिक क्रंदन करते हैं। कभी टपक पड़ते आंसू, सिरा सिरा दहल जाता, फपक पड़ते होंठ, अनायास निकलते बोल।
आती जब माँ की याद। पृष्ठ 36। कवि न हन्यते हन्यमाने शरीरे वाले भाव को भरपूर जी गए हैं। माँ आज भी कवि मन में जीवंत है। भावनाओं की जीवटता में कवि की अभिव्यक्ति है। माँ सारा दिन घर में टहल बुल करती। पृष्ठ 38। उम्र भर कविता में जीवन के प्रति कवि की दार्शनिक दृष्टि उन्मिलित है। कवि मानवीय जीवन को आमूलचूल देखते हैं। सांसारिक निरंतरता में कुछ भी पूरी तरह से पकड़ में सदा के लिए नहीं रहता। समय की धार में बहते हुए बहुत कुछ छूटता है और बहुत कुछ टूटता भी है। यही महामानव भी लाचार होकर स्वीकार कर लेता है कि सबही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोसित की नाई। कवि की यही अनुभूति इस रूप में अभिव्यक्त हुई है। छूटा जा रहा, टूटा जा रहा रिश्तों का बांध, जिसे थामे रहा उम्र भर। पृष्ठ 40। स्वाधीनता दिवस शीर्षक से 2 कविताएं हैं। पहली कविता में स्वाधीनता प्राप्ति, 15 अगस्त 1943 के लिए शहीद हो गए वे महान क्रांतिवीर जिनके त्याग और बलिदान को कवि ने तिरंगे के रूप में देश की थाती कहा है, जिसे हमेशा ऊंचा उठाए रखने का वे आह्वान करते हैं। नहीं रहे अगवा हमारे इस बार, बाकी लोग फहराएं तिरंगा। उनकी स्मृति में ऊंचा उठाए रखेंगे इस थाती को पीढ़ियों के लिए। पृष्ठ 41। इस कविता में बहुत सूक्ष्मता से कवि ने पीढ़ियों की परंपरा को जोड़ा है। एक वो पीढ़ी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ती है, दूसरी वो जो आज़ादी के ठीक बाद की है। इन दोनों को केवल एक शब्द अगवा कहकर कवि आज़ादी की पूरी तस्वीर खींच देते हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी तक कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित रहते हैं और ध्वजारोहण के लिए उन्हें सम्मानपूर्वक शासकीय अशासकीय संस्थाओं में बुलाया जाता रहा है। तीसरी पीढ़ी वो जो आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाती है। यह अमृत महोत्सव 75 सप्ताह की उल्टी गिनती में 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के साथ समाप्त हुआ था। यहाँ तक आते आते स्वाधीनता आंदोलन के कर्णधारों में जीवितों की संख्या लगभग 0 हो चुकी होती है। चौथी और आगे की पीढ़ी के लिए आज़ादी और उसके प्रतीक स्वरूप तिरंगा एक थाती है, धरोहर है। कविता में प्रयुक्त अगवा शब्द आंचलिक है, जिससे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ ही कवि ने अपनी अग्रज पीढ़ी को भी सम्मान दिया है, जिनके साथ छत पर खड़े होकर वे यह राष्ट्रीय उत्सव मनाया करते थे। इस कविता का रचनाकाल 15 अगस्त 2023 है। संग्रह के कवर पृष्ठ पर दिए गए कवि परिचय से ज्ञात होता है कि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान शासकीय सेवा में रहते प्रोफेसर पद से 2023 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अर्थात इस बार ऐसा हुआ कि वो अपनी संस्था में विगत वर्षों की तरह सामूहिक रूप से स्वाधीनता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं रहे। इसकी स्मृति और कचोट भी इस कविता की मूल संवेदना में अंतर्निहित है। अनुभूत सत्य की ये कविता प्रेरक होने के साथ ही बहुत मार्मिक बन पड़ी है। आज़ादी का उद्घोष सामूहिक उत्सव है। तिरंगे को आकाश में लहराते हुए देखना राष्ट्रीय सुख है। ऐसे में किसी सहयोगी साथी का बिछोह कवि के लिए मर्मांतक पीड़ादायी है। श्रेष्ठ का अनुचर होना भी परम सौभाग्य है। कविता की आखिरी पंक्तियों में कवि का विराट व्यक्तित्व अपने अग्रजों के प्रति अभिव्यक्त भाव में अवलोकनीय है। उनके पीछे चलने का मतलब आगे बढ़ना होता था। पृष्ठ 42। अवसरवादी राजनीति पर कवि को चिंता है। नेताओं की हार हो या जीत, इनकी जलवे बरकरार रहते हैं। जनता छली जाती है। कवि जनता को सजग करते हुए नेताओं की असलियत बताते हैं। राज करते पीढ़ी दर पीढ़ी बेडौल टांगे फैलाए। चंद्रयान कविता में कवि का बालमन की लोले भरता है। एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि में कवि बचपना याद करते हुए धरती माँ और चंदा मामा वाली कविता कहानी में रमकर लिखते हैं कि माँ से ही बनता मामा का रिश्ता, दोनों करीब होते हमारे जज्बातों के। पृष्ठ 45। कविता हिंदू दिवस में कवि हिंदी भाषा, वैविध्य भरे भारतीयों के मध्य संपर्क, संवाद और वैश्विक विस्तार की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदी के प्रति कवि की आस्था अद्भुत है। ये उदाहरण दृष्टव्य है। हिंदी दिवस मना रहे लोग अपने अपने ढंग से भाषा ये हिंदुस्तान की जन जन में बैठी सदियों से सबको धारती पसर रही दुनिया भर एक धरती माँ भारती। कवि राजनीतिक विद्रूपता से क्षुब्ध है। वे सैनिकों के प्रति आत्मीयता रखते हैं। शहीद जवानों पर नेताओं की उदासीनता का पर्दाफाश करते हुए वे लिखते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता कोई मरे जिए, बस खुद का दिखता।
पृष्ठ 49। मीनकेतन जी पता कविता में नेताओं की असलियत उजागर कर जनता को जागरूक बनाते हैं। अब की बार पर्दा ना गिरेगा, ना उठने दिया जाएगा, तय करेंगे लोग। पृष्ठ 50। कविमन परिवेश से प्रभावित है, जनता की नादानी ही अयोग्य नेता चुनती है। प्रजातंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर चिंता करते हुए पलड़ा कविता में कवि लिखते हैं कि तंत्र जिंदा रहता, मरती हमारी पीढ़ियां। पृष्ठ 51। विकास कविता में कवि देश, समाज, जनता के विकास की बात करने वाले नेताओं की कथनी करनी में भेद स्पष्ट देखते हैं। जनता की सेवा के नाम पर आत्मोत्थान करते रहना ही नेताओं का उद्देश्य रहता है। कवि की अंतर्दृष्टि में अभिव्यक्त नेताओं का स्वभाव स्वार्थपरक होता है। अधिकांशतः उनका मकसद खुद को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना होता है। बात ठीक है देश के विकास की, बशर्ते हो विकास संभावनाओं को हजम किए बिना ऊंचा उठे। देश का सिर सभी चाहते हैं, जरूरत है उठने, उठाने और उठवाने में पहले खुद को उठाने की। पृष्ठ 52। दुनिया कविता में भेद आधिक्य से कवि मन त्रस्त है। कवि विविध भेद के रहते हुए भी ऐक्य बोध की आस रखते हैं। यथा दुनिया के भीतर नई नई दुनिया, बेहतर होता एक दुनिया में होती सारी दुनिया, वही संवेदनाएं जो छूती हैं घर परिवार में एक दूसरे को, तमाम झमेलों, झंझटों और किस्म किस्म के लफड़ों के बावजूद। पृष्ठ 53। वक्त कविता में कवि सबको समान मानने में होती कठिनाइयों को लिखते हैं कि अपने में अपनों को पहचानना, आदमी को आदमी की शक्ल में देखना, वक्त को आगे बढ़ाना होता है। पृष्ठ 54। फर्क कविता में कवि मेहनत करते और तिगड़म करते मनुष्य के वैयक्तिक विकास के अंतर को बारीकी से देखते हैं। कवि की पैनी नज़र जीवन यात्रा में किसी का सालों बाद भी जस का तस रहना और किसी का ऊंचाई पर पहुंचना अखरता है। कवि समावेशी विकास चाहते हैं, एक कामगार बना रहता, दूसरा बॉस कहलाता। पृष्ठ 55। जीवट आदमी कविता चुनौतियों में भी निर्भीक रहने का संदेश देती है। यथा जीवट आदमी अपनी जमी से बेपनाह मोहब्बत करता ये जानते, आएगा भूकंप फिर भी बच निकलने की उम्मीद में चले चलता अपनी राह, जिस पर चले उसके पुरखे ये मालूम रहते, कुछ भी हो सकता कभी भी। पृष्ठ 56। जमीर कविता में पलायन की वेदना छलकती है, फिर छोड़ देता अपनी जमीन और जमीर। बड़ा काम कविता में जीवन दर्शन निहित है। हर बड़ा काम छोटे से शुरू होता और बड़ा होते होते छोटा दिखने लगता। पृष्ठ 59। सफर में कविता मानव मन के सुकून का रहस्य बताती है। मन जहाँ ठहरता वो घर होता। पृष्ठ 60। विवेच्य संग्रह महानदी में दायरा शीर्षक से एक कविता है। बात शीर्षक से दो कविताएं हैं जो कि प्रताप नारायण मिश्र के बात निबंध की याद दिलाती हैं। आशीर्वाद कविता में आशीष लेने की योग्यता स्पष्ट की गई है। जैसे फलता है आशीर्वाद बशर्ते लेने वाला ग्रहण करे उसी भावना से जैसे वो दिया जाता अनावृत। पृष्ठ 66। वो आदमी कविता व्यक्ति के बदलाव का चित्र दिखाती है। गुमान था उसे आवारागर्दी का, वो नहीं सोच सकता था हमेशा नहीं होगा बाप दादों का हाथ सिर पर, तब उसके हाथ मोहताज होंगे किसी और के सामने। पृष्ठ 67। आदमी शीर्षक से लिखी गई दो कविताएं कवि के अपने अनुभव और अपनी दृष्टि का संगम है। ये दुनिया कविता कवि के दृष्टाभाव की परिचायक है। दिख रहा जो वो सब कुछ हो और ना दिखे तब कोई बात नहीं, ना हो और दिखे तब अद्भुत कहलाती है ये दुनिया। ये भी कविता अनुभव और अनुभूति की उपज है। जुगाड़ शीर्षक से कवि ने 11 कविताएं लिखी हैं। जुगाड़ व्यक्तिगत जीवन से लेकर पूरी व्यवस्था को ठोकने और कसने वाली कील है। देखिए कविता 1 से 11 तक जुगाड़ शब्द का कितना मारक प्रयोग किया गया है। 1 जिसका जुगाड़ होता सब निपट जाता। 2 छलबल जिसका होता जुगाड़ सारा हो जाता। 3 रातों रात सबका जुगाड़ हो जाता। 4 छोटे से बड़े जुगाड़ में भिड़े रहते लोग। 5 ताएं फाएं कोई करे जुगाड़ करा देते। 6 एक की लकीर चमकती दूसरे की घिसती कमाल करता जुगाड़। 7 घिसी पिटी हथेलियां ज्यादा गूंजती कुछ तो होगा जुगाड़। 8 ऐसे जुगाड़ू लोग स्मार्ट कहलाते। 9 उसे भी करना पड़ेगा कोई ना कोई जुगाड़। 10 जनता के पास कोई जुगाड़ नहीं होता। 11 लोगों को महारत हासिल है बात बनाने की, कर लेते हैं कोई ना कोई जुगाड़। पृष्ठ 74 से 84। इस तरह से 11 कविताओं में 11 बार प्रयुक्त जुगाड़ शब्द के अर्थ और अभिव्यंजना में पुनरावृत्ति न होकर नवीनता है। यह है कवि की भाषा और शिल्प का कौशल। ये संग्रह बहुमूल्य रत्नों की संदूकची है। अनुभव, अनुभूति, दृष्टि, दृष्टिकोण, बेबसी, नसीहत सब कुछ यहाँ संकलित है। ये कृति सांसारिक भवसागर में जिजीविषा के लिए गोते लगाते मनुष्य का महाकुंभ है। कुछ अन्य कविताओं के शीर्षक दर्शनीय हैं जिनसे इस संग्रह को बार बार पढ़ने और जीवन के स्पंदन को महसूस करते रहने की जरूरत बनी रहती है। ऐसी क्या बात थी, ये करुकाल, सफर, चला था अकेला, मकसद, बात, परसों बाद, वो दिन, छोटी छोटी बातें, अनुवाद का अनुवाद, मन माफिक इस्तेमाल, ये भी, दो मुहे, प्रवास, कुरुक्षेत्र, चुनाव परिणाम, ठग, ड्राइक्लीन, नया साल, आखिरी मग पानी, लेबर चौक, खास बन जाता नया मुसाफिर, मुखौटे, सांप चलते पुर्जे चुप बैठा, करुकाल आदि कविताएं जीवन की सूक्ष्मतम तरंगों को पकड़कर उन्हें शब्दों से मूर्त करती हैं। महानदी किनारे माँ कविता कवि के जीवन का संगम है।
बूढ़े पिता की देखभाल उस तरह कर सकूं जब नदी किनारे माँ गांव के घर में हुआ करती थी। उनके साथ करु कविता करुण रस के कसैलेपन में आदि कवि वाल्मीकि और महाकवि भवभूति की याद दिलाती है। कोरोनाकालीन वैश्विक त्रासदी की ये वो पृष्ठभूमि है जो विवेच्य संग्रह के अंत में कुरूरी 1, 2, 3 में फलित होती है। कवि ने कुरूरी शीर्षक की इन 3 कविताओं में महामारी के व्यापक प्रभाव को जीवंत और मार्मिक भावों से प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। ये कुरूरी महानदी में आने वाले साइबेरियन पक्षियों की बोली है, जिसे मैं अतिथिनाद कहती हूँ। ये परंपरा छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे जी की कविता कुरूरी के प्रति, 1920 से लेकर आधुनिक समकालीन कवि मीनकेतन प्रधान जी की कविता कुरूरी 1, 2, 3 2020 से 21 में निनादित है। पारंपरिक सरसी छंद में लिखी गई 3 कविताएं अपने आप में कृति का बोध कराती हैं। इस प्रकार कुल 77 कविताएं महानदी संग्रह को समृद्धशाली बनाती हैं। अंत में मैं कवि मीनकेतन प्रधान जी को इस अद्भुत संग्रह के प्रकाशन की बधाई देती हूँ। दूसरा काव्य संग्रह करुकाल। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का दूसरा काव्य संग्रह है करुकाल। एक और ऐसा करुणेव। प्रस्तुत संग्रह करुकाल परम कारुणिक गाथा है। इसमें करुणा की दोहरी तहें हैं। इस संग्रह की बाहरी परत में परिवेशगत विषाद भयावह है और भीतरी परत में कवि की पितृवेदना छलकती है। अंतर्मन में लहरों के थपेड़े खाते दुख सागर हैं, तो बाहर चतुर्दिक महामारी के तांडव में सर्वम दुखम का शंखुचार ध्वनित है। विवेच्य संग्रह में कुल 57 कविताएं हैं, जिसमें शीर्षक करुकाल केंद्रित 31 कविताएं हैं। कवि की वैयक्तिक करुणा पर आश्रित पिता विषयक 19 कविताएं हैं। 7 कविताएं विविधात्मक हैं। कवि प्राकृतिक आपदा को कमाई के अवसर के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों से क्षुब्ध हैं। विसंगतियों में मानवीय मानसिक विकृति अत्यधिक पीड़ादायी होती है। इसीलिए कवि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से बेहतर बनते रहने की आशा करते हैं। वे लिखते हैं कि जरूरत है भीतर से भी बेहतर हो, हर कोना बची रहे इंसानियत, जिससे सुंदर बनती दुनिया सबके लिए बराबर। एक सुंदर दुनिया गढ़ने का बीड़ा उठाने वाले कवि मीनकेतन प्रधान जी सर्वजन हिताय के हिमायती हैं। कवि त्योहारों की अवसरवादी मानसिकता को आर पार देखते हैं। चाकचक्य की परिणति कबाड़ तक पहुंचती है। कहीं कारुणिकता है तो कहीं कड़वाहट, कसैलेपन ने माधुर्य निगल लिया है। तभी कवि जलकर बुझते दिए की कबाड़ तक की यात्रा पर लिखते हैं कि त्योहारों में दिए जलते बुझते फिर फेंके जाते उसी कबाड़ में अकड़कर बैठा करुकाल, जहां आदमीनुमा चेहरे झांकते ताकते रहते पूनम से अमावस तक। कविता करुकाल 1, 6 पृष्ठ 36। करुकाल संबंधी कविताओं में 28 से 31 तक की कविताओं का शिल्प भिन्न है। यहाँ करुकाल 28 में 10 बंद है, करुकाल 29 में 14 बंद है, करुकाल 30 में 54 बंद है, करुकाल 31 में 8 बंद है। प्रत्येक बंद 4 पंक्ति का है। ये अभिव्यक्ति अनुभूतियों की सूत्र शैली है। कवि की अनुभूति में पिता आकाश के व्यापकता समेटे हैं। पिता की सामर्थ्य में ही कवि की मजबूती है। जागते पिता की रात भर जागकर सेवा करने में कवि को किंचित भी कष्ट नहीं है। कवि को पिता की चिर निद्रा का भय सालता है। पिता की बड़ी उम्र कवि की सर्वोच्च आकांक्षा है। इसीलिए लोगों की हताशाजनक बातें उन्हें आहत करती हैं। पिता को समर्पित कविताएं आज संस्मरण बनी हुई हैं, जिन्हें पढ़कर मन बेबस बच्चा बन जाता है। पिता को खोने का डर सबसे खौफनाक है। दृष्टव्य है, सारी रात जागते पिता की देखभाल में सुबह हो जाती, उनकी नींद जगे होने से ज्यादा डराती। कविता पिता के लिए 12 पृष्ठ 117। पिता के आसपास रहकर कवि अतीत की जाने कितनी बातों को याद करते हैं। पिता की सहजता, साधुता, भोलापन सब कुछ कवि को कुरेदता है। ठगा जाने वाला सज्जन हानिकारक नहीं होता, ठगने वाले हेय होते हैं। पिता की यही सारी अच्छाइयाँ कवि की पीड़ा में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ती रहती हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं। पिता के बारे में कहती थी माँ, जानते नहीं ये दांव पेंच, ठगे जाते राह चलते। कविता पिता के लिए 17 पृष्ठ 123। करुकाल की कुछ कविताएं दार्शनिक चेतना से युक्त हैं। मनुष्य कितना भी जानता हो, वह सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि समय की धारा में निरंतरता है। इसी निरंतरता के प्रवाह में नित नवीनता दृश्यमान है। कवि के शब्दों में कहें तो, सब कुछ बुरा भला बच्चा चाहता जानना, संसार रोज नया होता दिखता बेपहचाना। कविता जिंदगी। संग्रह की अंतिम 4 कविताओं में पहली कविता 3 बंद की जिंदगी शीर्षक से है। दूसरी कविता 2 बंद की बचपन है। इसके बाद तिरंगे का भार कविता है, जिसमें ज्ञान विज्ञान के प्रसार के साथ भावी पीढ़ी के लिए प्रगति और राष्ट्रीयता का ये परिकल्पित किंतु उदात्त भाव दृष्टव्य है। बीता आज़ादी का अमृत महोत्सव
आगे मनाया जाएगा शताब्दी वर्ष, फिर सहस्त्राब्दी वर्ष। तब बहुत बदल चुकी होगी दुनिया, नामुमकिन के करीब होंगी अनजान पीढ़ियां। आदमी दिखेगा वैसा ही मगर रहेगा नहीं वैसा। हवा में उड़ेंगे हाथ पैर, साथ रहेगा तिरंगे का भार, ज्ञान विज्ञान का प्रसार। कृति की अंतिम कविता कवि के मन से जुड़ा महानदी का पुल है। करुण रस को केंद्र में रखकर प्रणीत ये भावांजलि जीवन की महत्ता को स्पष्ट करती है। सांसें लेना ही सुख और स्वस्थ रहना ही समृद्धि है। करुणा प्रधान इस काव्यकृति में करु शब्द के 3 अर्थ हैं: करुता, करुणा और कड़वाहट। यहाँ संवेदनाओं को थपकियां देती कवि की अनुभूति प्रस्फुटित है। कवि की मान्यता है कि कविता में आत्मा बोलती है, क्लासरूम में चेतना और दुनियादारी में भावनाएं। यही इस संग्रह में स्पष्ट भी है। जहाँ समाज की वेदना है वहाँ कवि भावुक हैं। जिंदगी की पाठशाला में कवि चैतन्य है और इन सभी कविताओं में कवि की आत्मा प्रकाशित है। सुख उबाऊ हो जाता है लेकिन दुख में जिंदगी की महत्ता गूंजती है। ऐसी कृतियां जिंदगी से शिकायत रखने वालों के लिए मानसिक उपचार हैं। अंत में मैं कवि को इन दोनों अद्भुत संग्रहों के प्रकाशन की बधाई देती हूँ। विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास के सम्यक दायित्व निर्वहन हेतु कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी को मंगल कामनाएं। नमस्कार। आज हम डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के 2 हालिया काव्य संग्रहों महानदी और करुकाल की गहराइयों में उतरेंगे जी। ये दोनों 2024 में विश्व हिंदी अधिष्ठान जो रायगढ़ में है वहां से प्रकाशित हुए हैं। हाँ, अधिष्ठान न्यास। जी, न्यास। और हमारी इस चर्चा का आधार है डॉक्टर कल्पना दीक्षित की एक बहुत ही विस्तृत समीक्षा। अच्छा। डॉक्टर दीक्षित खुद भी जानी मानी लेखिका और समीक्षक है, तो उनकी नज़र से इन कविताओं को देखना मतलब काफी दिलचस्प होगा। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि किताबों में क्या है, बल्कि ये समझना है कि कविताओं के पीछे भावना क्या है, कवि के अनुभव कैसे ढले हैं शब्दों में, और समीक्षक उन्हें कैसे देखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये भाषाई और भावनात्मक यात्रा। बिल्कुल। समकालीन कविता पर बात करना वैसे भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि आज का साहित्यकार अपने आसपास की दुनिया को, समाज को और अपने मन की उथल-पुथल को कैसे देख रहा है, सही, कैसा महसूस कर रहा है। डॉक्टर दीक्षित ने तो इन संग्रहों को अनुभवों का महाकुंभ कहा है। महाकुंभ। हाँ, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखते हैं इस महाकुंभ से क्या निकलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले संग्रह महानदी से। समीक्षा किसे कहती हैं? अनुभूतियों का आकाश। अनुभूतियों का आकाश। अच्छा। और संग्रह की पहली ही कविता, जो शीर्षक कविता भी है, महानदी, ये जैसे पूरे संग्रह का मिजाज तय कर देती है। समीक्षक बताती हैं कि ये नदी कवि के लिए सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा है। अच्छा। कविता में नदी के कई रूप हैं। कभी माँ जैसी, हाँ, और कभी तटवासियों के कच्चे घरों को चुपचाप अपने में समेट लेने वाली। कवि खुद लिखते हैं, महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। बनती नहीं मेरी कोई बात। हाँ, ये पंक्ति दिखाती है कि महानदी उनके लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उनकी रचनात्मकता का स्रोत है, शायद उनके अस्तित्व का ही। बिल्कुल। जैसा समीक्षा में भी इशारा है, यहाँ महानदी जीवन, संस्कृति, संघर्ष, प्रेरणा सबका प्रतीक बन जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कविता लिखी तो गई थी 1979 में। अच्छा, काफी पहले। हाँ, लेकिन छपी बहुत बाद में, 2008-9 के आसपास। और ये प्रेरणा सिर्फ कविता तक नहीं रुकी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी ऊर्जा से शायद वो बड़ा काम भी हुआ, विश्व हिंदी अधिष्ठान या न्यास की स्थापना। जी, एक ट्रस्ट हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, ये जैसे व्यक्तिगत अनुभव को वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, जी, उस भावना से जोड़ने की कोशिश है। बहुत खूबसूरत कोशिश। और आज के समय में जहाँ अकेलापन इतनी बड़ी त्रासदी है, वहाँ इस तरह के सामूहिक प्रयास वाकई बहुत मायने रखते हैं। सही कहा। अच्छा, संग्रह में माँ पर एक नहीं पूरी 5 कविताएं हैं। 5 कविताएं माँ पर। हाँ, ये भी दिखाता है कि माँ का विषय कवि के लिए कितना गहरा है। माँ यहाँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जैसे एक पूरी कायनात है जिन्हें किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कवि लिखते हैं, माँ नहीं समाती कहीं किसी छोर। नहीं समाती कहीं किसी छोर। समीक्षक माँ को माटी और मौलिकता से जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि आज के पलायन के दौर में भी माँ अपने स्व में संपूर्ण बनी रहती हैं,
और कभी-कभी तो भारत माता का ही रूप ले लेती है। ये पंक्तियां देखिए, रही मगर वो जहां एक साबुत गांव रहा, जिधर गई महानदी बही, अब भी बहती माँ जैसी। वाह, अब भी बहती माँ जैसी, क्या बात है ना? और माँ की याद कवि को कितना भावुक कर देती है, ये भी जाहिर होता है। आती जब माँ की याद, तो जैसे सब्र का बांध टूट जाता है। जी, ये माँ का चित्रण वाकई असाधारण है। समीक्षक का उन्हें सांस्कृतिक समुद्र कहना बहुत सटीक लगता है। सांस्कृतिक समुद्र। हाँ, माँ जैसे वो गहरा सागर है जहां से कवि की पहचान, उनकी जड़ों की धाराएं फूटती हैं। ये हमारे दर्शन के उस गहरे विचार न हन्यते हन्यमाने शरीरे, उससे भी जुड़ता है कि आत्मा अमर है। हाँ, कि शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। माँ शारीरिक रूप से शायद ना हो, पर कवि के मन में, उनकी कविता में वो पूरी तरह जीवित हैं। ये सिर्फ याद नहीं, ये संस्कृति की निरंतरता का भी प्रतीक है, जो माँ के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी तक जाती है। बिल्कुल। जीवन के उतार चढ़ाव और दर्शन पर भी कुछ कविताएं हैं, जैसे उम्र भर। अच्छा। इसमें वक्त के साथ रिश्तों के बदलने, छूटने और टूटने की बात है। छूटा जा रहा, टूटा जा रहा रिश्तों का बांध। इसमें एक तरह की स्वीकृति है, जीवन की सच्चाई को स्वीकारना। हाँ, जीवन जैसा है उसे वैसा देखना। एक और बहुत अहम विषय जो संग्रह में है, वो है स्वतंत्रता। स्वाधीनता दिवस शीर्षक से 2 कविताएं हैं। 2? हाँ, पहली जो पिछले साल 15 अगस्त 2023 को लिखी गई, वो स्वतंत्रता सेनानियों को अगुआ कहती है। अगुआ यानी राह दिखाने वाले। जी, कविता उनकी विरासत यानी तिरंगे को सहेजने की बात करती है। नहीं रहे अगुआ हमारे इस बार। समीक्षक बताती हैं कि ये अगुआ शब्द कैसे पीढ़ियों के फासले को दिखाता है। वो पीढ़ी जिसने आज़ादी लाई और आज की पीढ़ी जिसके लिए आज़ादी एक थाती है। हाँ, थाती, विरासत में मिली धरोहर। समीक्षक ने ये भी इशारा किया है कि शायद इसमें कवि की अपनी सेवानिवृत्ति, जो 2023 में हुई, अच्छा, उसी साल, हाँ, तो उसकी निजी भावना भी छिपी हो। एक पंक्ति तो दिल को छू जाती है, उनके पीछे चलने का मतलब आगे बढ़ना होता था। वाह, उनके पीछे चलने का मतलब आगे बढ़ना होता था। ये कविताएं सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जिक्र नहीं है, ये स्मृति, विरासत, जिम्मेदारी, इन सब पर गहरा चिंतन है। सही। और ये अगुआ शब्द का इस्तेमाल, जो एक स्थानीय जमीनी शब्द भी है और बहुत सम्मानजनक भी, इसे खास बनाता है। हाँ। और कवि के निजी जीवन का, मतलब रिटायरमेंट का जो संभावित जुड़ाव है, वो इसे और मानवीय बना देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय पर्व भी कैसे व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़कर और समय के साथ बदलते अर्थ लेते हैं। हाँ। वो सिर्फ एक छुट्टी या रस्म नहीं, एक जिंदा एहसास या होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, संग्रह सिर्फ निजी भावनाओं या प्रकृति तक ही नहीं है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां भी हैं। अच्छा, वो भी है? हाँ, कवि अवसरवादी राजनीति पर चिंता जताते हैं, नेताओं पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, हाँ। राज करते पीढ़ी दर पीढ़ी बेडौल टांगे फैलाए। कहीं शहीद जवानों के प्रति जो उदासीनता दिखती है, हाँ। उस पर गुस्सा है। इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे जिए, बस खुद का दिखता। देखिए, ये सीधी चोट है ना? पता कविता में जैसे नेताओं का मुखौटा उतारने की कोशिश है, हाँ। अब की बार पर्दा न गिरेगा। अच्छा। पड़रा कविता में लोकतंत्र की हालत पर सवाल उठाया गया है। तंत्र जिंदा रहता, मरती हमारी पीढ़ियां। मरती हमारी पीढ़ियां, गहरी बात। और विकास कविता में कथनी और करनी के फर्क पर चोट है। जरूरत है उठने, उठाने और उठवाने में पहले खुद को उठाने की। यहाँ कविता समाज का आईना बन रही है, जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है। जी। कवि सीधे तौर पर किसी का पक्ष लेते नहीं दिखते, लेकिन वो समाज की नब्ज पर उंगली रखते हैं। बिल्कुल। चाहे वो नेताओं का बर्ताव हो, व्यवस्था की कमियां हों या आम आदमी की हालत, ये कविताएं पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। सही कहा। ये पक्षधरता से ज्यादा शायद जागरूकता फैलाने का प्रयास है। हाँ, लगता तो यही है। और विषयों की विविधता तो देखिए, चंद्रयान जैसी कविता है। चंद्रयान पर भी? हाँ, जिसमें इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि पर एक बच्चे जैसा भोला आश्चर्य है। माँ से ही बनता मामा का रिश्ता। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है ना? फिर हिंदी दिवस पर कविता है, जो हिंदी भाषा की ताकत और उसकी पहुंच को दर्शाती है। सबको धारती पसर रही,
दुनिया भर एक धरती माँ भारती। एक धरती माँ भारती। वाह। जीवन की उलझनों पर भी कई कविताएं हैं जिन्हें समीक्षक ने अलग से नोट किया है। जैसे दुनिया है जिसमें अनेकता में एकता की तलाश है, वक्त में इंसान को पहचानने की मुश्किल बताई गई है। फर्क कविता में मेहनत और कह लीजिए तिकड़म या चालाकी, उसके बीच का अंतर साफ दिखता है। अच्छा, कैसे? हाँ। एक कामगार बना रहता, दूसरा बॉस कहलाता है। अच्छा, सीधा कटाक्ष है ये तो। हाँ, जीवट आदमी मुश्किलों में टिके रहने का हौसला देती है। ज़मीर है बड़ा काम सफर में, जिसमें एक पंक्ति है, मन जहां ठहरता वह घर होता है। मन जहां ठहरता वो घर होता है। बहुत खूब। और हाँ, ये जुगाड़ वाली श्रृंखला। जुगाड़, इस पर श्रृंखला। हाँ, पूरी 11 कविताएं इस एक शब्द पर। 11, ये तो कमाल है। ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच में कितना घुला मिला है, ये कविताएं दिखाती हैं। बिल्कुल। कवि ने जुगाड़ को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया है। कहीं ये जरूरत है, कहीं चालाकी, कहीं बस काम चलाने का तरीका। पहली कविता में है, जिसका जुगाड़ होता सब निपट जाता। हाँ, सच है। और 11वीं तक आते आते ये बात बनाने की महारत बन जाता है। लोगों को महारत हासिल है बात बनाने की, कर लेते कोई ना कोई जुगाड़। वाह, ये कवि के भाषा पर अधिकार को भी दिखाता है। सही। ये जुगाड़ श्रृंखला वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है, ये हमारे समाज के खास चरित्र को पकड़ती है। बिल्कुल। कैसे एक ही शब्द जरूरत, मजबूरी, चालाकी और कभी-कभी तो रचनात्मकता का भी प्रतीक बन जाता है। हाँ, रचनात्मकता भी। समीक्षक ने सही पहचाना है, ये कवि के शिल्प और भाषा पर पकड़ का सबूत है जी, कि वो एक आम से लगने वाले शब्द से इतने सारे अर्थ और स्थितियां रच पाते हैं। ये हमें अपने आसपास की यथार्थ को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। इनके अलावा भी कई शीर्षक हैं। ऐसी क्या बात थी, यह करूकाल, सफर, मकसद, बरसों बाद, छोटी छोटी बातें। काफी विविधता है। हाँ, अनुवाद का अनुवाद, चुनाव परिणाम, ठग, नया साल, ये सब संग्रह के विस्तृत दायरे को दिखाते हैं। एक कविता महानदी किनारे माँ भी है, जो जैसे मुख्य विषयों को एक साथ लाती है। अच्छा। और अंत में कुर्री पर 3 कविताएं हैं। ये खास हैं क्योंकि ये पारंपरिक सरासी छंद में लिखी गई हैं। सरासी छंद में, ये तो पारंपरिक मीटर है। हाँ, अपनी लय और संगीत के लिए जाना जाता है। इन कविताओं में महानदी में आने वाले साइबेरियन पक्षियों कुर्री के बहाने से महामारी के असर को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। समीक्षक इसे मुकुटधर पांडे की 1920 की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति से जोड़ती हैं। वाह, ये कुर्री कविताएं तो परंपरा और आधुनिकता का बहुत सुंदर संगम लगती हैं। है ना? सरसी छंद का प्रयोग और पांडे जी का संदर्भ इन्हें एक ऐतिहासिक गहराई देता है। वहीं महामारी का प्रतीकात्मक चित्रण इन्हें हमारे समय से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कवि कैसे अतीत से ताकत लेकर वर्तमान के संकटों को आवाज दे सकता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर महानदी संग्रह अनुभवों, विचारों, भावनाओं और सामाजिक सरोकारों का एक बहुत घना और बहुआयामी ताना बाना बुनता है। चलिए अब दूसरे संग्रह करुकाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। शीर्षक ही बता रहा है कि ये संग्रह करुणा या शायद करुण रस पर केंद्रित है। हाँ, करुकाल। समीक्षक डॉक्टर दीक्षित ने इसे संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्य एको रसः करुणः एव, यानी करुण ही एकमात्र या मुख्य रस है, उसके भाव से जोड़ा है। अच्छा। इस संग्रह में कुल 57 कविताएं हैं, 31 करुकाल पर, 19 पिता पर और 7 अन्य विषयों पर। पिता पर 19 कविताएं? हाँ। समीक्षक की नज़र में इसमें करुणा की 2 परतें हैं। एक बाहरी, जो उस दौर के माहौल के दुख मतलब महामारी को दिखाती है, और दूसरी भीतरी, जिसमें कवि का अपना व्यक्तिगत दुख, खासकर पिता को लेकर जो दर्द है, वो झलकता है। करुकाल, ये शीर्षक ही बहुत वजनदार है। समीक्षक इसके 3 अर्थों की तरफ इशारा करती हैं। करुणता यानी पीड़ा या दया। हाँ। करुणा यानी सहानुभूति, कंपैशन। हाँ। और कड़वाहट। कड़वाहट भी। हाँ, क्योंकि उस दौर में ये तीनों ही भाव थे। ये संग्रह उस समय की सर्वम दुखम यानी सब कुछ दुखमय है वाली भावना को पकड़ता है। सही। जब महामारी ने पूरी दुनिया को एक अजीब से डर और अनिश्चितता में डाल दिया था, ये सिर्फ एक व्यक्ति का दुख नहीं, ये उस पूरे समय का, उस माहौल का दर्द है जिसे कवि ने महसूस किया और शब्दों में उतारा है। बिल्कुल। कवि उन लोगों से बहुत नाराज दिखते हैं जो उस मुश्किल वक्त में भी कमाने के अवसर ढूंढ रहे थे। हाँ, ये बहुत हुआ था। करुकाल एक कविता में इतने अंधेरे के बीच भी वो इंसानियत के बचे रहने की उम्मीद करते हैं। वो लिखते हैं,
जरूरत है भीतर से भी बेहतर हो, हर कोना बची रहे इंसानियत। बची रहे इंसानियत, कितनी बड़ी जरूरत थी और है इस बात की। है ना। करुकाल 6 में त्योहारों के पीछे छिपी अवसरवादिता और खोखलेपन पर भी एक तीखा कटाक्ष है। अच्छा। कैसे धूमधाम और चमक दमक आखिर में कबाड़ में बदल जाती है, जहां करुकाल यानी वो दुख का समय पसरा रहता है। पंक्तियां हैं, त्योहारों में दिए जलते बुझते फिर फेंके जाते उसी कबाड़ में। ये उस दौर की उदासी और चीजों के बेमानी हो जाने के एहसास को पकड़ती हैं। जी। एक और दिलचस्प बात जो समीक्षक ने नोट की है वो ये कि करुकाल श्रृंखला की आखिरी कुछ कविताओं में नंबर 28 से 31 में लिखने का अंदाज बदलता है। कैसे? यहाँ 4-4 पंक्तियों के छोटे छोटे बंदों में लगभग सूत्र शैली में बात कही गई है। अच्छा। सूत्र शैली। हाँ। हो सकता है ये उस दौर की टूटी फूटी संक्षिप्त होती जा रही बातचीत या शायद मन की गहरी उदासी को व्यक्त करने का तरीका हो सकता है, जहां लंबे वाक्य बनाना भी मुश्किल लगे। बिल्कुल। इस संग्रह का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा शायद पिता पर लिखी कविताएं हैं, जिनका उपशीर्षक है पिता के लिए। 19 कविताएं। हाँ, इनमें कवि ने पिता की देखभाल के अपने अनुभव, उन्हें खो देने का डर और फिर उनके जाने के बाद की यादों को बहुत ईमानदारी से लिखा है। एक जगह वो लिखते हैं, सारी रात जागते पिता की देखभाल में उनकी नींद जगे होने से ज्यादा डराती। ओह, उनकी नींद जगे होने से ज्यादा डराती। ये पंक्ति पढ़कर तो एक पल को सांस रुक जाती है। कितनी बेबसी, कितना डर है ना। पिता के भोलेपन का भी जिक्र है, जैसा माँ कहा करती थी, जानते नहीं ये दांव पेंच ठगे जाते राह चलते। यहीं पर वो व्यक्तिगत दुख और उस दौर का सामूहिक दुख करुकाल वापस में घुल मिल जाते हैं। सही कहा। पिता की बीमारी और उनका जाना एक निजी क्षति है, लेकिन ये उस माहौल में हो रहा है जहां हर तरफ बीमारी, डर, मौत का साया है। जी। इससे कवि का अनुभव और भी गहरा और कहीं न कहीं सार्वभौमिक बन जाता है। हाँ। समीक्षा का ये कहना है कि ये कविताएं अब संस्मरण जैसी लगती हैं। बिल्कुल सही है। संस्मरण जैसी। हाँ, ये सिर्फ कवि के पिता की कहानी नहीं, ये उस दौर में गुजरे हर उस बेटे या बेटी की कहानी बन जाती है जिसने अपनों को खोया या खोने के डर में जिया। ये पाठक को सीधे उस अनुभव से जोड़ देती हैं। बिल्कुल। संग्रह में कुछ और कविताएं भी हैं। हाँ। जिंदगी कविता कहती है कि दुनिया रोज नहीं होती है। बचपन पर कविता है और एक खास कविता है तिरंगे का भार। ये भविष्य, ज्ञान विज्ञान और राष्ट्रीयता पर सोचने को मजबूर करती है। अच्छा। इसकी पंक्तियां हैं, साथ रहेगा तिरंगे का भार, ज्ञान विज्ञान का प्रसार। ये करुकाल के अंधेरे से निकलकर जैसे भविष्य की ओर देखने की कोशिश लगती है। हाँ, एक उम्मीद की तरह। जी। और संग्रह की आखिरी कविता है महानदी का पुल। महानदी का पुल। हाँ, जो शायद दोनों संग्रहों महानदी और करुकाल को कहीं ना कहीं जोड़ती है। हो सकता है। तो इन दोनों संग्रहों को एक साथ देखते हुए समीक्षक डॉक्टर कल्पना दीक्षित का क्या निष्कर्ष है, वो क्या कहती हैं आखिर में? देखिए, वो इन्हें बहुमूल्य रत्नों की संदूकची कहती हैं। रत्नों की संदूकची। हाँ, और अनुभवों का महाकुंभ। वो मानती हैं कि इनमें व्यक्तिगत दर्द से लेकर सामाजिक आलोचना, प्रकृति प्रेम से लेकर जीवन के दर्शन तक सब कुछ समाया हुआ है। जी। उन्होंने कवि का एक कथन भी उद्धृत किया है जो इन संग्रहों के मिजाज को समझाता है। कविता में आत्मा बोलती है, क्लासरूम में चेतना और दुनियादारी में भावनाएं। कविता में आत्मा बोलती है। लगता है कवि ने अपनी आत्मा की आवाज को ही इन कविताओं में उतारा है। हाँ। और समीक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि दुख में भी जीवन का महत्व छिपा होता है। अच्छा। कई बार सुख हमें जीवन के प्रति लापरवाह बना देता है, लेकिन दुख हमें उसकी असली कीमत समझाता है। सही बात है। वो मानती हैं कि इस तरह की रचनाएं उन लोगों के लिए मानसिक उपचार जैसी हो सकती हैं जो जिंदगी से हमेशा शिकायत करते रहते हैं। ये कविताएं शायद उन्हें जीवन की गहराइयों और उसकी मुश्किलों के बावजूद उसमें टिके रहने की ताकत का एहसास करा सकती हैं। बिल्कुल। अंत में उन्होंने कवि और विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास को इन महत्वपूर्ण संग्रहों के लिए बधाई दी है। तो ये थी डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताओं महानदी और करुकाल की दुनिया में हमारी आज की, कह लीजिए, एक यात्रा। जी, डॉक्टर कल्पना दीक्षित की समीक्षा की रोशनी में। हाँ, हमने देखा कैसे महानदी, माँ और पिता जैसे बेहद निजी अनुभव कवि की कलम से निकलकर सार्वभौमिक भावनाओं का रूप लेते हैं। कैसे वो अपने समय के समाज और राजनीति पर बेबाकी से लिखते हैं और कैसे करुकाल जैसे मुश्किल दौर के सामूहिक और व्यक्तिगत दर्द को आवाज देते हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हमारे साथ रह जाता है। हाँ। जिस पर हम सब सोच सकते हैं, कैसे हमारे अपने रोजमर्रा के अनुभव, चाहे वो किसी नदी किनारे टहलना हो, माँ या पिता की कोई याद हो, या फिर करुकाल जैसा कोई मुश्किल दौर,
जब कला जैसे कविता का रूप लेते हैं तो वो हमें अपने ही जीवन को एक बिल्कुल नई गहरी नज़र से देखने में मदद कर सकते हैं। सही। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसी महानदी बहती है या कोई करुकाल छुपा है जो हमें जिंदगी की गहरी समझ दे सकता है? अगर हम उसे सुनना या कहना चाहें। हाँ, अगर हम उसे सुनना या कहना चाहें।